आज हम बात करेंगे उस सिद्धांत के बारे में जिसका उपयोग करके आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम की व्याख्या की। इस सिद्धांत को हम आइंस्टाइन्स थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। हम इसको क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग आइंस्टाइन ने किया था। तो हम इसको जो है क्वांटम थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव का क्वांटम सिद्धांत भी कहते हैं। जैसे पिछले 2 वीडियो में हमने देखा था कि अगर प्रकाश को तरंग माना जाए तो उससे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या नहीं हो पाती है। मतलब अगर हम प्रकाश को तरंग के रूप में मानेंगे तो इस प्रभाव के परिणाम वैसे हमें प्राप्त नहीं होंगे जैसे कि प्रयोग में प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से तरंग प्रकाश की या प्रकाश का तरंग सिद्धांत इस प्रभाव की व्याख्या करने में फेल हो गया था। तो आइंस्टाइन ने फिर प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया इसको समझाने में। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने प्लैंक के सिद्धांत के बारे में भी बात की थी। उसमें क्या था, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार कि अगर हमारे पास कोई वस्तु है, इस पर हम ऊष्मा विकिरण आपतित करेंगे तो ये उसको अवशोषित कर सकती है, और अगर इसको गर्म करेंगे तो ये ऊष्मा विकिरण को उत्सर्जित भी कर सकती है। और प्लैंक ने बताया था कि जो विकिरणों का जो उत्सर्जन होगा या अवशोषण होगा वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिसको हम क्वांटम बोलते हैं। एक पैकेट को क्वांटम बोलते हैं। इसी तथ्य को आइंस्टाइन ने यूज किया प्रकाश विकिरण के लिए। और लेकिन इसमें एक बात को उन्होंने और जोड़ा कि अगर किसी सोर्स से किसी प्रकाश स्रोत है उससे अगर प्रकाश उत्पन्न होता है तो ये प्रकाश फोटोन के रूप में ही उत्सर्जित होगा और फिर उसी फॉर्म में फोटोन के रूप में ही आगे बढ़ेगा और किसी वस्तु तक पहुंचेगा। मतलब यह हुआ कि विकिरण का उत्सर्जन और अवशोषण केवल फोटोन के रूप में नहीं होगा, बल्कि उसका संचरण भी फोटोन के रूप में होगा। इसके पीछे मानने का कारण था कि अगर ऊर्जा लगातार नहीं आ रही है, रुक कर आ रही है, तो उसको ये तभी संभव है जब कण वाली फॉर्म हमारे पास हो। अगर किसी स्थान में ऊर्जा का सतत वितरण है तो फिर इसका मतलब है वहाँ पर ऊर्जा तरंग के रूप में आ रही है। कि तरंग में बताया था हमने कि जो ऊर्जा है वो तरंगाग्र के माध्यम से आगे बढ़ती है, और तरंगाग्र में ऊर्जा का वितरण एक समान होता है और लगातार ऊर्जा तरंगाग्र के माध्यम से पहुंचती है। लेकिन अगर अवशोषण विकिरण का या उत्सर्जन विविक्त रूप में हो रहा है, इसका मतलब यह है कि ऊर्जा उस तक लगातार नहीं पहुंच रही है, तो हम ये मान सकते हैं कि ऊर्जा जो छोटे छोटे हिस्सों में पहुंच रही है तो वो छोटा छोटा हिस्सा एक कण जैसा व्यवहार कर रहा है। जैसे कि हम इमेजिन करें कि किसी बंदूक से बुलेट्स निकल रही हैं, गोलियां निकल रही हैं, और ये गोलियां चलती हुई आकर के किसी दीवार में धंसती है। तो जब पहले एक गोली आके दीवार में धंस जाएगी तो अपनी पूरी ऊर्जा दीवार को दे देगी, उसके बाद अगली गोली आएगी वो दीवार को दे देगी। तो इस तरह से दीवार को जो ऊर्जा है वो कुछ हिस्सों में मिलेगी जो हर एक गोली के द्वारा दी जाएगी। तो इस तरह से ऊर्जा मिलना ये विविक्त नेचर है। तो हम इन कणों को इन फोटॉन्स को एक कण के रूप में देख सकते हैं। तो इस तरह से आइंस्टाइन ने इस प्लैंक की थ्योरी का उपयोग किया, उसमें थोड़ा सा विस्तार किया कि इनका संचरण है, जो प्रकाश है उसका संचरण है वो भी फोटोन के रूप में ही होता है, और एक फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू होगी, यहाँ पर न्यू विकिरण की आवृत्ति और h प्लांक स्थिरांक है। ये बात वही थी जो कि प्लांक ने कहा था। इसके अलावा आइंस्टाइन ने यह भी माना कि अगर मान लीजिए प्रकाश आ रहा है और वो किसी सतह पर टकराता है, तो चूंकि प्रकाश आ रहा है किसके रूप में, फोटोन के रूप में, तो जैसे ही फोटोन जब आकर के धातु की सतह से टकराएगा
तो ये धातु के इलेक्ट्रॉन से टकराएगा। तो जैसे ही प्रकाश आपतित होगा धातु पर, तो फोटोन की धातु के इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर होगी और उस टक्कर में ये फोटोन अपनी पूरी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देगा। क्योंकि फोटोन है क्या, एक तरह से ऊर्जा है, ऊर्जा का पैकेट है, ऊर्जा का एक छोटा सा भाग है। तो जैसे ये ऊर्जा यानी फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो पूरी की पूरी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी। और जब फोटोन अपनी पूरी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देगा तो फोटोन तो रहा नहीं, क्योंकि ऊर्जा वहाँ नहीं रही, तो हम कहेंगे फोटोन का अस्तित्व समाप्त हो गया। या हम यूँ कहें कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो फोटोन की ऊर्जा को पूरे फोटोन को अवशोषित कर लेगा। तो इस तरह से इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा लेकर के ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। लेकिन इस घटना में भी जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन होगा। जैसे हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकलता है तो इलेक्ट्रॉन को धातु से अलग करने के लिए कुछ ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं कार्य फलन। तो अगर एक फोटोन की ऊर्जा इस कार्य फलन से ज़्यादा है तो बची ऊर्जा का क्या होगा। मान लीजिए फोटोन की ऊर्जा हमारे पास है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक फोटोन की मान लीजिए, और इलेक्ट्रॉन का जो कार्य फलन है मान लीजिए है वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जब 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसको धातु से अलग करने में खर्च हो जाएगी, तो रह जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। तो वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन के पास निकलते समय कुछ वेग होगा, तो उस वेग के कारण उसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो इस तरह से दी गई ऊर्जा हुई 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक रूप में खर्च हुई इलेक्ट्रॉन को धातु से अलग करने में, और 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसको गतिज ऊर्जा के रूप में एकत्रित हो गई। तो इस तरह से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ है। तो गतिज जो है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का भी पालन इस घटना में होगा। तो ये जो इन बातों के आधार पर फिर आइंस्टाइन ने प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो 5 नियम हमें प्रयोग द्वारा प्राप्त हुए थे उन नियमों की व्याख्या की। तो पहले ये 3 पॉइंट क्या थे, एक बार हम इनको रिवाइज कर लेते हैं और फिर बात करेंगे कि ये व्याख्या उन्होंने किस तरह से की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव का आइंस्टाइन का सिद्धांत। तो आइंस्टाइन ने प्लांक की क्वांटम परिकल्पना का विस्तार करते हुए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी। और उन्होंने क्या माना आइंस्टाइन ने इसमें, तो पहला पॉइंट था कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है, जिन्हें हम क्वांटम या फोटोन कहते हैं। और प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा h न्यू होती है, जहाँ न्यू प्रकाश की आवृत्ति है और h प्लैंक नियतांक है, जिसका मान 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड होता है। तो जो पहला पॉइंट है ये वही प्लैंक की क्वांटम परिकल्पना वाली बात है। दूसरा पॉइंट जो अभी बताया था कि जब प्रकाश धातु की सतह पर पहुंचता है तो प्रकाश का प्रत्येक फोटोन धातु के एक इलेक्ट्रॉन से टकराकर अपनी ऊर्जा समस्त ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को दे देता है और फोटोन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन से टकरा के उसको अपनी ऊर्जा देगा। ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन से 2 फोटोन टकरा जाएं या एक फोटोन अपनी आधी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को दे दे, आधी दूसरे इलेक्ट्रॉन को दे दे, ऐसा संभव नहीं है। तो पहली बात तो फोटोन ऊर्जा की इकाई है, जो वस्तु ऊर्जा का अवशोषण करती है तो वो एक पूरे फोटोन के रूप में करती है। तो न्यूनतम इकाई है तो विभाजित होने का प्रश्न नहीं उठता। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन 2 फोटोन का अवशोषण एक साथ नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा ये अभी हम जस्ट बताने वाले। और तीसरी बात कि फोटोन से ऊर्जा प्राप्त करके धातु के इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये 3 बातें मेन बात हैं जिनके आधार पर हम आगे व्याख्या करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने मान लिया कि एक प्रकाश है, ये धातु की सतह आप देख रहे हैं, ये धातु की सतह है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ऐसे बहुत से इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे और इस पर एक कोई प्रकाश आ रहा है जिसकी आवृत्ति न्यू है। तो हमने प्रकाश के एक फोटोन को यहाँ दिखा दिया, इस तरफ आ रहा है, तो इसकी जो ऊर्जा होगी कितनी होगी फोटोन की h न्यू, क्योंकि जो विकिरण आ रहा है या प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति कितनी न्यू। तो जैसे ये फोटोन इससे टकराया तो इसकी ऊर्जा किसको मिलेगी, इस इलेक्ट्रॉन को मिलेगी।
यानी ये फोटोन अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दे देगा पूरी तरह से और फोटोन गायब हो गया, यानी फोटोन वहाँ रहा ही नहीं। कि फोटोन के पास क्या है, सिर्फ ऊर्जा है और कुछ नहीं है। तो फोटोन जब अपनी पूरी ऊर्जा दे देगा तो इस तरह से फोटोन वहाँ पर नहीं रहा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगी तो क्या होगा, पहले तो वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से अलग करेगी। तो इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से अलग करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होती है वो किसके बराबर होती है, कार्यफलन के। कार्यफलन फाई, यहाँ पर देखिए कि जो ऊर्जा इसको मिलेगी एच न्यू, इसका एक भाग इलेक्ट्रॉन को धातु से अलग करने में खर्च हो जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को धातु से अलग करने में जितनी ऊर्जा चाहिए होती है हम उसको कहते हैं कार्यफलन फाई। तो इतनी ऊर्जा यानी एच न्यू में से फाई ऊर्जा खर्च हो जाएगी। वो किस में खर्च होगी, इलेक्ट्रॉन को धातु से अलग करने में। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन धातु से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो नीचे की तरफ उस पर जो बल लगता है धन आवेश के कारण, धातु के धनायनों के कारण, उसके लिए जो ऊर्जा खर्च होती है उसमें खर्च हो जाएगी। और शेष ऊर्जा जो बचेगी वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगी किसी ना किसी वेग से। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब किसी ना किसी वेग से बाहर निकलेगा तो उसमें गतिज ऊर्जा आ जाएगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के बाहर आया, किसी ना किसी वेग से आएगा तो इसमें कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। तो इसकी गतिज ऊर्जा को हमने मान लिया के मैक्सिमम। यहाँ पर मैक्सिमम की बात हमने इसलिए कही है क्योंकि धातु से जो प्रकाश आपतित होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। अब प्रकाश आपतित होगा और उसका फोटोन यहाँ पर स्थित ऊपर सतह पर स्थित इलेक्ट्रॉन से टकराया तो वो बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो ऊर्जा खर्च हुई है सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अलग करने में खर्च हुई है, बाकी सारी ऊर्जा उसको गतिज ऊर्जा में मिल गई। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन धातु में अंदर के साइड में हो और यहाँ तक कोई फोटोन पहुँचेगा तो पहले क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह तक आएगा, इसमें कुछ ऊर्जा खर्च होगी, मान लो फाई डैश। क्यों खर्च होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर तक आते आते धातु के अन्य परमाणु से टकरा भी सकता है, उसमें ऊर्जा खर्च होगी। तो जब ये सतह तक पहुंच जाएगा तो सतह से अलग करने में कुछ ऊर्जा चाहिए, मान लो वो फाई है। तो फाई डैश ऊर्जा किस में खर्च हो जाएगी, सतह तक लाने में, सतह से अलग करने में फाई, और बाकी ऊर्जा होगी वो गतिज ऊर्जा में। तो इन तीनों का योग बराबर होगा एच न्यू। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वो थोड़ी कम होगी, और अगर सतह के पास इलेक्ट्रॉन है तो उसमें ये वाला फैक्टर नहीं आएगा, तो गतिज ऊर्जा ज़्यादा मिलेगी क्योंकि इतनी ऊर्जा खर्च होनी है, बाकी गतिज ऊर्जा में आना है। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, यही कारण है कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव में उनकी गतिज ऊर्जाएं अलग अलग होती हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह के समीप होगा तो वो बाहर निकलेगा तो उसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। तो यहाँ पर हमने केवल बात की है कि कार्यफलन के रूप में ऊर्जा खर्च होगी, बाकी किस में आएगी, गतिज ऊर्जा में। तो उस केस में ये गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, तो हमने यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा शब्द का इस्तेमाल किया। यानी धातु की सतह है, इलेक्ट्रॉन है, इस पे बहुत से इलेक्ट्रॉन है, प्रकाश आ रहा है, फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ टकरा रहे हैं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरैक्ट करेगा, अपनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को देगा, इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को लेकर के बाहर निकलेगा। ठीक है, तो उस ऊर्जा का एक हिस्सा किस में खर्च होगा, अलग होने में, धातु की सतह से अलग होने में, जो फाई के बराबर होगा, और जो दूसरा हिस्सा है वो उसको गतिज ऊर्जा प्रदान करेगा। वो गतिज ऊर्जा कितनी होगी, के मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से क्या कंडीशन बनी ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के अनुसार कि फोटोन के द्वारा दी गई ऊर्जा बराबर किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से अलग करने में खर्च ऊर्जा और प्लस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से हम लिख सकते हैं क्या कि फोटोन द्वारा दी गई ऊर्जा कितनी हो जाएगी हमारे पास, एच न्यू बराबर किसके, इलेक्ट्रॉन को धातु से अलग करने में व्यय ऊर्जा, इसको हम कहते हैं कार्यफलन, फाई माना इसको, और इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त अधिकतम गतिज ऊर्जा जिसको हमने संकेत दिया अभी के मैक्सिमम। तो यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम आपसे कहें कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकल रहा है उसका वेग कितना है,
वेग है स्मॉल v, वेग स्मॉल v है, तो हम कह सकते हैं k मैक्सिमम इक्वल टू 1/2 mv²। यहाँ m क्या हो गया, m जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसका द्रव्यमान हो गया। तो जरूरत पड़ेगी तब हम इसका उपयोग करेंगे, तब तक हम k मैक्सिमम ही यहाँ पर लिख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये एक समीकरण बना। अब यहाँ पर देखें फाई का मान हमारा कितना हो सकता है। फाई क्या है, वर्क फंक्शन। तो जरा देखें यहाँ पर, जैसे वर्क फंक्शन क्या था, ये धातु है, धातु की सतह के पास कोई इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो वर्क फंक्शन है। तो अगर मान लीजिए हम ये चाहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से जस्ट अलग हो जाए, बाहर निकलने के पास इसके पास कोई वेग ना रहे, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए भी तो हमें फोटोन ही आपतित करना पड़ेगा इसमें। तो कार्य फलन के बराबर ऊर्जा वाला फोटोन हम यहाँ आपतित करेंगे, तो उस फोटोन की कुछ ना कुछ आवृत्ति होगी, क्योंकि प्लैंक के सिद्धांत के अनुसार एक फोटोन की जो ऊर्जा है वो E बराबर h न्यू है। तो आवृत्ति अलग अलग होगी, आवृत्ति बदलेंगे तो फोटोन की ऊर्जा भी बदलेगी। तो हम ये देखें कि जितना हमारा कार्यफलन है, कार्यफलन के मान के बराबर ऊर्जा वाला जो फोटोन होगा उसकी आवृत्ति अगर हम मान लें ν0, तो ν0 आवृत्ति वाला जो फोटोन होगा उसकी ऊर्जा कितनी हो जाएगी, h ν0। तो h ν0 क्या हो गया, कार्यफलन। हमने क्या मान लिया, यदि फाई के बराबर ऊर्जा वाले फोटोन की आवृत्ति ν0 हो, तब मतलब हमने मान लिया हमारे पास एक प्रकाश है जिसकी आवृत्ति ν0 है। अगर प्रकाश की आवृत्ति ν0 है तो उस प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी, h ν0। और हमने क्या कहा, उस फोटोन की ऊर्जा कितनी है, फाई के बराबर, तो हम कहेंगे फाई इक्वल टू h ν0। तो ये वाला मान हम यहां पर रखें तो क्या बन जाएगा, तब समीकरण 1 से h न्यू इक्वल टू h ν0 प्लस k मैक्सिमम, यहां से पक्षांतर करेंगे तो k मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस h ν0। h अगर हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा h न्यू माइनस ν0। तो ये जो समीकरण बना इसको हम कहते हैं आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए आवृत्ति जो प्रकाश आ रहा है न्यू आवृत्ति, अगर इसका मान ν0 से कम है, न्यू का मान ν0 से कम है, यानी ये छोटा है ये बड़ा है, तो ये आंसर हमारा ऋण में आ जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा हो जाएगी ऋणात्मक। और गतिज ऊर्जा ये किसकी है, इलेक्ट्रॉन की है जो धातु की सतह से अलग हो रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ऋणात्मक नहीं हो सकती, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। और अगर न्यू और ν0 बराबर है तो गतिज ऊर्जा शून्य है, यानी इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से सिर्फ अलग हो जाएगा। तो मतलब ये निकल रहा है कि अगर प्रकाश की जो आवृत्ति है उसका मान ν0 से कम है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, यानी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए जो सबसे कम आवृत्ति होगी वो ν0 होगी। और इस आवृत्ति को हमने क्या कहा था, दहली आवृत्ति। तो यहाँ पर जो ν0 है इसको क्या कहेंगे हम, दहली आवृत्ति, जहाँ ν0 दहली आवृत्ति, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे इसको, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हम इसको, इस समीकरण को तरंगदैर्घ्य के पदों में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे हमें पता है कि अगर मान लीजिए तरंगदैर्घ्य कितनी है, लैम्डा, यदि आवृत्तियों, हमने यहाँ दो आवृत्तियों की बात करी है, एक आवृत्ति न्यू और ν0, तो न्यू तथा
न्यू जीरो के संगत प्रकाश की तरंगदैर्घ्य क्रमशः लैम्डा तथा लैम्डा जीरो। क्योंकि हमारे पास कोई प्रकाश है तो उसकी एक आवृत्ति भी होती है और एक तरंगदैर्घ्य भी होती है। तब हमने पढ़ा है आवृत्ति बराबर क्या होता है, प्रकाश की आवृत्ति बराबर प्रकाश की चाल बटे तरंगदैर्घ्य। तो जो दूसरी आवृत्ति न्यू जीरो, इसके लिए क्या बन जाएगा, प्रकाश की चाल बटे तरंगदैर्घ्य। यहाँ पर c क्या है, प्रकाश की चाल है, जहाँ c प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में। इन मानों को हम समीकरण नंबर ए में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तब समीकरण ए से क्या बन जाएगा, के मैक्सिमम यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर h, न्यू की ये पर आ जाएगा c बटे लैम्डा और इसको c बटे लैम्डा जीरो। c को हम कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा hc 1 लैम्डा माइनस 1 लैम्डा जीरो। तो ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का दूसरा रूप है। तो समीकरण ए या बी, इन दोनों को ही हम आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहते हैं। तो अभी जो आइंस्टाइन ने इसकी व्याख्या के लिए जो माना, जो पॉइंट हमने शुरू में लिखे थे 1 2 3 वो, और इस समीकरण जो निकला, ये समीकरण उन्हीं पॉइंट्स का यूज करने से निकला, जो इनके उपयोग से हम प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो नियम प्रयोग में निकले थे, पांचों नियम को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब हम अगली बात उसी पे करने जा रहे हैं। तो देखिए हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो देखिए पहली बात हमारी क्या थी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो हमने नियम पढ़े थे, जिसमें पहली बात थी कि प्रकाश आपतित करने पे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर तीव्रता बढ़ने के साथ बढ़ जाती है, तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी। क्यों बढ़ती है, तो पहले हम इसी की व्याख्या करते हैं। तो तीव्रता क्या है, मान लीजिए धातु की ये सतह है और इस पर जो विकिरण आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर देखें ये धातु की सतह है। तो धातु की सतह के इकाई क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा आएगी, मान लीजिए क्षेत्रफल का मान इकाई है, तो एक इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में, इकाई समय 1 सेकंड ले लेते हैं, तो इस इकाई क्षेत्रफल पर 1 सेकंड में जितनी ऊर्जा आएगी उसको हम कहते हैं तीव्रता। तो हमें क्या करना है, तीव्रता को बढ़ाना है। तो तीव्रता को बढ़ाने का मतलब यह है यहाँ पर आने वाली ऊर्जा बढ़ना, ठीक है। अब ऊर्जा, यहाँ पर आने वाली ऊर्जा बढ़ रही है, तो इसके दो अर्थ हो सकते हैं, क्योंकि ऊर्जा किस रूप में आ रही है, फोटॉन्स के रूप में आ रही। तो या तो ये हो सकता है कि एक फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाए, जो फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाए, या फिर ये हो सकता है कि फोटोन की संख्या बढ़ जाए। तो एक फोटोन की एक निश्चित ऊर्जा है, तो अगर मान लो पहले 1000 फोटोन आ रहे थे हम और 2000 कर दिए तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। या ये हो सकता है कि फोटोन की संख्या ना बढ़े, एक फोटोन की जो ऊर्जा थी वो बढ़ जाए तो ऊर्जा बढ़ जाएगी। लेकिन फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है, एक फोटोन की E बराबर h। तो फोटोन की ऊर्जा तभी बढ़ सकती है जब हम आवृत्ति को बढ़ाएं। तो हम यहाँ पर आवृत्ति को नहीं बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं, सिर्फ तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। तो तीव्रता बढ़ने का मतलब है कि यहाँ पर फोटोनों की संख्या बढ़ गई। तीव्रता बढ़ाने का मतलब है कि एक निश्चित क्षेत्रफल पर आने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ गई, क्योंकि एक फोटोन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को ही निकालता है। जैसे यहाँ पे बताया कि एक फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। दूसरा फोटोन आया, दूसरे इलेक्ट्रॉन से टकराया, दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। तो एक फोटोन केवल एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालेगा। तो इसलिए अगर यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या बढ़ जाएगी। तो मतलब क्या हुआ कि अगर हम प्रकाश की तीव्रता बढ़ाएंगे तो सतह पर आने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, और फोटोनों की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन
जो उत्सर्जित होंगे उनकी भी संख्या बढ़ेगी। तो पहला नियम इस तरह से इसकी व्याख्या हो जाती है, प्रूफ हो जाता है। लेकिन तीव्रता बढ़ाने से क्या, जो हमने प्रकाश आपतित किया, इलेक्ट्रॉन निकला, तीव्रता बढ़ाएंगे तो क्या इसकी ऊर्जा पे कोई फर्क पड़ेगा? तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की तब बढ़ेगी जब इसको ज्यादा ऊर्जा मिले। अभी क्या देखा हमने कि ये इलेक्ट्रॉन है सतह पर, इस पर फोटोन आपतित हुआ, फोटोन की ऊर्जा का एक भाग इसको धातु की सतह से अलग करने में खर्च हुआ, और जो बचा उससे वेग बढ़ गया, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो अगर इस फोटोन को मिलने वाली ऊर्जा बढ़ेगी, केवल तभी इसका वेग बढ़ सकता है, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ सकती है इलेक्ट्रॉन की, तब तक तो नहीं बढ़ेगी। तो चूंकि तीव्रता बढ़ाने से फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ रही, तीव्रता बढ़ाने से सिर्फ संख्या बढ़ रही है। तो तीव्रता बढ़ाने से अगर संख्या नहीं बढ़ी, तीव्रता बढ़ाने से अगर फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन को भी एक्स्ट्रा ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा भी नहीं बढ़ेगी। तो जो दूसरा नियम था कि ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, वो भी यहाँ से प्रूव हो रहा है। तीसरा हमारा जो नियम था कि जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं उनकी ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करेगी? आवृत्ति पर। आवृत्ति बदलने पर ऊर्जा बढ़ती है, और वो भी रैखिक रूप से बढ़ती है। तो पहले तो हम ये देखें आवृत्ति बदलने पर क्यों बढ़ी। तो अभी हमने बताया कि आवृत्ति अगर हम बदलेंगे, आवृत्ति अगर हम बढ़ा देंगे, तो एक फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, और जब एक फोटोन की जो इलेक्ट्रॉन से टकराने वाला है इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, तो उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ेगी। जैसा अभी आइंस्टीन इक्वेशन हमने देखा था, के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। ये समीकरण भी कह रहा है कि अगर न्यू का मान ज्यादा होगा, यानी आपतित विकिरण की आवृत्ति बढ़ेगी, तो के का मान भी बढ़ जाएगा। तो यहां से ये चीज क्लियर हो गई, आवृत्ति बढ़ाने से के का मान बढ़ेगा। अब ये किस तरह से बढ़ेगा? तो पहली बात हम देखें, के और न्यू में समानुपाती वाला संबंध नहीं है। जैसे हमने बताया था पहले कि जब हम दो राशियों के बीच ग्राफ खींचें, जैसे आवृत्ति और के बीच में, और अगर ये ग्राफ हमारा सरल रेखा है, यानी इस तरह से मूल बिंदु से जाने वाली रेखा इस तरह का आएगा, तो ये समानुपाती होंगे, और ऐसा नहीं होगा तो समानुपाती नहीं होंगे। तो अगर हम ये कहें कि यहाँ पर ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, और हमने पढ़ा है अगर ऐसी रेखा जो मूल बिंदु से होकर जाए उसका समीकरण होता है y इक्वल टू mx, इस तरह का होगा तो समानुपाती का संबंध होगा। तो अगर ऊर्जा को हम y अक्ष पर लें तो y का मतलब हो गया k, और आवृत्ति को लें x अक्ष पर तो इसका मतलब हो गया न्यू। तो ये जो समीकरण हम यहाँ पर देख रहे हैं, कौन सा वाला, ये k मैक्सिमम इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू जीरो, ये इस रूप का तो नहीं है, ये समानुपाती रूप से तो नहीं बढ़ रहा। तो ये किस रूप का है? तो हम सरल रेखा के एक दूसरे समीकरण के बारे में सोचें। अगर रेखा मूल बिंदु से होकर नहीं जाती, कुछ इस तरह से जाती है, तो इसका समीकरण होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी माइनस सी, जो भी इस टाइप का। तो हम देखेंगे ये समीकरण इसी टाइप का है। देखिए जरा हम इसको थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करें। के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो, और एच न्यू जीरो किसकी वैल्यू है? फाइव की, तो एच न्यू माइनस फाइव के मैक्सिमम। अब देखें बाई एच पर हम किसको ले रहे हैं? के मैक्सिमम। तो ये हमारे लिए कैसा हो गया? बाई की तरह से। एक्स अक्ष पर हम ले लें आवृत्ति को, तो न्यू हमारे लिए कैसा हो गया? आवृत्ति की एक्स की तरह। तो ये क्या बन गया? बाई इक्वल टू जो एच है इसको हम एम की तरह देख लें, बाई इक्वल टू एम न्यू और प्लस और सी का मतलब हो गया माइनस फाइव। तो ये जो समीकरण है ये सरल रेखा का समीकरण है, और इस समीकरण से ये रेखा इस तरह की आएगी। तो ये कह रहा है क्योंकि ये रेखा मूल बिंदु से नहीं जा रही है, तो इस समीकरण से हमें पता चल रहा है कि ये रैखिक रूप से बदलती है। और दूसरी बात और बता दें कि बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में एम क्या है? ग्राफ का ढाल, यानी ये वाला ढाल, और ये ढाल किसके बराबर है? एच। यानी इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और आवृत्ति के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो इसका जो ढाल होगा, स्लोप होगा, वो होगा एच, और यहां पर ये इस अक्ष को काटेगा, इसको हम कहते हैं सी की वैल्यू कितनी है? 5, और माइनस इसलिए माइनस आ रहा है।
यानी आवृत्ति और अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच में हम जो ग्राफ खींचेंगे तो जो ग्राफ का स्लोप होगा वो किसके बराबर होगा? प्लांक नियतांक के बराबर। और ये ग्राफ जो है ऊर्जा अक्ष को जिस जगह पर काटेगा उस जगह के संगत जो ऊर्जा का मान होगा वो होगा कार्यफलन। तो ये रिजल्ट हमारे पास आइंस्टाइन समीकरण से निकल करके आते हैं। तो ये नियम भी हमारा क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन की जब हम प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी और वो गतिज ऊर्जा रैखिक रूप से बढ़ेगी। और एक लास्ट पॉइंट जो हमारा रह जाता है कि जैसे ही हम प्रकाश आपतित करते हैं उसी तत्काल ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो ध्यान दें कि अगर प्रकाश यहाँ पर फोटोन के फॉर्म में है और एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है तो ये फोटोन अपनी पूरी ऊर्जा एक ही बार में इलेक्ट्रॉन को दे देगा और एक ही बार में इलेक्ट्रॉन को उतनी ऊर्जा तुरंत मिल जाएगी तो इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर निकल आएगा। जबकि तरंग सिद्धांत के अनुसार क्या था, ऊर्जा तरंगाग्र के फॉर्म में आती थी और एक समान रूप से बटी होती थी पूरे तरंगाग्र पर। तो तरंगाग्र जितने हिस्से पर आया उसके सब में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी पर ऊर्जा बराबर बढ़ती थी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को टाइम लगता था उतनी ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठा करने में जिससे कि वो बाहर निकल सके। लेकिन यहाँ पिक्चर थोड़ी अलग है। यहाँ पर जो फोटोन आ रहा है एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी ऊर्जा दे रहा है। तो अगर फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से ज़्यादा है तो जैसे ही फोटोन टकराएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर भी निकल जाएगा। तो इस तरह से फोटोन का टकराना और इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जित होना यहाँ पर कोई टाइम लैग नहीं है, यानी ये स्पॉन्टेनियस घटना है। हाँ, तो शुरुआत में मैं बात कर रहा था कि एक इलेक्ट्रॉन एक से अधिक फोटोनों को अवशोषित नहीं कर सकता। उसका कारण भी आपको बताते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ इलेक्ट्रॉन है और कोई फोटोन यहाँ पर आ रहा है। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा चाहिए। मान लीजिए इसका कार्यफलन है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इसका कार्यफलन है फाई, यानी ये तभी बाहर निकलेगा जब इसको इतनी ऊर्जा मिल जाएगी। और जो फोटोन यहाँ पर आ रहा है, मान लीजिए एक फोटोन की ऊर्जा है E इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फोटोन की ऊर्जा कार्यफलन से कम है तो इस फोटोन को अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन 2 या 2 से अधिक फोटोनों को अवशोषित करे तो जैसे ये 2 फोटोन को अवशोषित करेगा तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा हो जाएगी। फिर तो इसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया फिर दहली आवृत्ति का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। कि दहली आवृत्ति ये कहती है कि एक निश्चित आवृत्ति से कम आवृत्ति का प्रकाश हम डालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो जिस फोटोन की आवृत्ति 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ऊर्जा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी कुछ ना कुछ तो आवृत्ति होगी। तो अगर मान लीजिए फोटोन की आवृत्ति फाई से कम है, दहली आवृत्ति न्यू 0 से कम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि फोटोन कितने भी आ जाए इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ये तभी संभव होगा जब एक इलेक्ट्रॉन एक फोटोन का अवशोषण करे। इसलिए इलेक्ट्रॉन एक से अधिक फोटोन का एक साथ अवशोषण नहीं कर सकता। तो इस तरह से हमारे ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या हो जाती है। तो अभी हमने 5 नियम की व्याख्या की थी, उनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्या था, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने से सतह के इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में आने वाले फोटोनों की संख्या बढ़ जाएगी। यानी जो प्रकाश आ रहा है उसकी हमने तीव्रता बढ़ा दी, तो क्या होगा, फोटोन की संख्या बढ़ जाएगी। अभी बताया था धातु की सतह है, इसके इस एरिया में प्रकाश आ रहा है, ये यूनिट एरिया है। तीव्रता बढ़ाने का मतलब यह है कि इस पर जो फोटोन आएंगे यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ जाएगी। और चूंकि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को ही बाहर निकालेगा तो जितने ज़्यादा फोटोन आएंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो चूंकि एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर सकता है, फलस्वरूप तीव्रता बढ़ने से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। दूसरी बात हमने बताई थी कि तीव्रता बढ़ने से फोटोन की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा, कि फोटोन की ऊर्जा तभी बढ़ेगी जब हम आवृत्ति बदलेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, जब फोटोन की ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होगा तीव्रता बढ़ाने से, तो इलेक्ट्रॉन को प्राप्त होने वाली ऊर्जा भी नहीं बढ़ेगी। तो
इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा होगी वो भी नहीं बदलेगी। तीसरा पॉइंट, अगर हम प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ेगी। जो फोटोन धातु की सतह पर टकराने वाला है और हमने आवृत्ति बढ़ा दी तो फोटोन की ऊर्जा बढ़ जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन को अब ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, जिससे धातु के इलेक्ट्रॉन को अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। और दूसरी बात क्या बताई थी, जो आइंस्टीन की इक्वेशन है ये भी बता रहा है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है वो समानुपाती रूप से नहीं बढ़ेगी। अगर इसमें ये न्यू जीरो का टर्म नहीं होता, क्या होता, के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू, तो ये इक्वेशन बाई इक्वल टू एम एक्स जैसी होती, जो सरल रेखा की होती है, तो ये रिलेशन समानुपाती वाली हो जाती। तो इसमें जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है माइनस न्यू जीरो, इसकी वजह से ये समानुपाती नहीं है। तो गतिज ऊर्जा आवृत्ति के साथ रैखिक रूप से बढ़ेगी। चौथी बात जो हमने बताई थी, अगर आवृत्ति न्यू का मान न्यू जीरो से कम होगा, तो आइंस्टाइन इक्वेशन क्या थी, ये के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस न्यू जीरो। तो अगर न्यू का मान न्यू जीरो से कम हो जाएगा तो ये आंसर हमारा इसका ऋण में आएगा। तो यानी अधिकतम गतिज ऊर्जा कैसी हो गई, ऋणात्मक। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो उत्सर्जित हो रहा है उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी और न्यूनतम ऊर्जा जीरो हो सकती है, इससे कम नहीं हो सकती। तो ऋणात्मक ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा है वो कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या कहेंगे कि अगर जो प्रकाश आ रहा है उसकी आवृत्ति न्यू जीरो से कम है तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। तो इसका मतलब है इस घटना में प्रकाश दहलीय आवृत्ति का होना जरूरी है। दहलीय आवृत्ति है इसकी पुष्टि कर रहा है, जबकि तरंग सिद्धांत के अनुसार तो दहलीय आवृत्ति का अस्तित्व ही नहीं होना चाहिए था। और जो लास्ट पॉइंट था कि एक फोटोन की संपूर्ण ऊर्जा केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को मिलती है, एक बार में पूरी ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है। तो इसलिए फोटोन क्या होगा, जैसे ही टकराएगा वैसे ही इलेक्ट्रॉन तुरंत उत्सर्जित हो जाता है। तो इस तरह से क्वांटम थ्योरी के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव के जो हमारे 5 नियम थे, 5 नियमों की ठीक ठीक व्याख्या हो जाती है।